नमस्कार। आज हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जो अपनी प्लानिंग और कह सकते हैं रहस्यों के लिए जानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता। हमारे पास इतिहास की पाठ्य पुस्तक का एक अंश है जो हमें ईंटों, मनकों और अस्थियों के जरिए इस प्राचीन समाज की कहानी बताता है। बिल्कुल, और हम इसी स्रोत के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभ्यता कैसे पनपी, उनके शहर कितने व्यवस्थित थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी सभ्यता एक तरह से गायब हो गई। हाँ, तो मकसद यही है कि इस जानकारी से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें, कुछ हैरान करने वाले फैक्ट समझें और ये देखें कि पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट्स कैसे इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर इतिहास की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा के इस दुनिया की गहराइयों में उतरना। तो सबसे पहले ये हड़प्पा सभ्यता आखिर है क्या? नाम तो हड़प्पा शहर से आया है ना, जहां ये सबसे पहले मिली, पर इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हाँ, दोनों ही नाम चलते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बसावट नहीं थी, इसका फैलाव बहुत बहुत बड़े इलाके में था और टाइम पीरियड भी बहुत लंबा रहा। आप मानिए मोटे तौर पर 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। 6000 ईसा पूर्व, बहुत पुराना। हाँ, बहुत। इसे हम 3 फेजेस में देखते हैं, अर्ली यानी शुरुआती दौर, फिर सबसे अहम परिपक्व या शहरी दौर जो करीब 2600 से 1900 ईपू तक था, और फिर लेट हड़प्पन बाद का दौर, जब ये धीरे धीरे खत्म होने लगी। और इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? मैंने पढ़ा है कि इनकी मोहरें, वो सील्स, बड़ी रहस्यमयी हैं। सेलखड़ी पत्थर से बनी, उन पर जानवरों के चित्र और कुछ लिखा हुआ है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। वो लिपि, हाँ, वो वाकई एक बड़ी पहेली है, उस पर आएंगे बाद में। लेकिन जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो तो खुदाई से मिली चीजें ही हैं। उनके घर, मिट्टी के बर्तन जिन्हें मृत भांड कहते हैं, गहने, औजार, और हाँ, ये मोहरें। अच्छा। और ये चीजें सिर्फ सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं है, ये अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक के पश्चिमी यूपी और महाराष्ट्र तक मिली हैं। सोचे कितना विशाल इलाका था ये। इतना बड़ा इलाका, तो फिर इतने सारे लोग गुजारा कैसे करते थे? क्या खाते थे, क्या पीते थे? देखिए, खेती और पशुपालन ये मेन थे। गेहूं, जौ, दालें, चना, तिल जैसी फसलें तो आम थीं। गुजरात जैसी जगहों से बाजरे के सबूत भी मिले हैं। चावल के दाने थोड़े कम मिले हैं, पर मिले हैं। जानवरों में वो मवेशी पालते थे, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर भी। और शिकार वगैरह? हाँ, जंगली सुअर, हिरण, घड़ियाल जैसे जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो मुमकिन है कि वे खुद शिकार करते हों या फिर शायद शिकारी ग्रुप से मांस लेते रहे हों। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, तो वो भी उनके खाने का हिस्सा थीं। खेती का तरीका भी क्या कुछ खास था इनका? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प सबूत है कालीबंगन, राजस्थान में। वहां एक जुता हुआ खेत मिला है जिसमें हल रेखाओं के 2 सेट एक दूसरे को समकोण पर राइट एंगल पर काट रहे हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ही खेत में एक ही समय पे 2 अलग-अलग फसलें उगाते थे। और मोहरों पर बैल के चित्र मिले हैं, मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं, तो लगता है कि खेतों को जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था। ये तो कमाल, 2 फसलें एक साथ। पर पानी? मैंने सुना है ज्यादातर इलाके तो कम बारिश वाले थे। सही सुना है, इसलिए सिंचाई, इरिगेशन बहुत जरूरी रही होगी। अफगानिस्तान में शोरतुगई नाम की जगह से नहरों के कुछ निशान मिले हैं। पंजाब और सिंध में उतने साफ नहीं है, हो सकता है पुरानी नहरें मिट्टी से भर गई हों। तो फिर कुओं का पानी भी सिंचाई के काम आता होगा। और धौलावीरा, गुजरात में, वहां तो बड़े बड़े जलाशय रिजर्वॉयर्स मिले हैं, शायद बरसात का पानी जमा करने के लिए, जिससे बाद में खेती हो सके। हाँ, ये तो समझ आता है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की असली पहचान तो शायद उनके शहर हैं। मोहनजोदड़ो का जिक्र तो बहुत होता है। मोहनजोदड़ो सबसे मशहूर है, बिल्कुल। हालांकि खोजा पहले हड़प्पा गया था, पर जैसा कि आपने पहले बताया, कनिंघम के नोट से हड़प्पा में ईंट चुराने वालों ने काफी नुकसान पहुंचा दिया था। मोहनजोदड़ो बेहतर हालत में मिला। और ये शहर बटा हुआ था, है ना, 2 हिस्सों में? हाँ, बिल्कुल। एक छोटा हिस्सा जो ऊंचाई पर बना था उसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, और दूसरा काफी बड़ा हिस्सा जो नीचे बसा था उसे निचला शहर या लोअर टाउन कहते हैं। और दोनों के चारों ओर दीवारें थीं।
और ये शहर बड़े सुनियोजित मतलब प्लान लगते हैं, जैसे आज के चंडीगढ़ जैसे शहर होते हैं। बिल्कुल, प्लानिंग तो गजब की लगती है। ऐसा लगता है पहले उन्होंने ऊंचे चबूतरे या प्लेटफॉर्म बनाए, फिर उस पर एक तय एरिया में घर बनाए, और ईंटें, क्या कमाल की बात है। हाँ, ईंटों के बारे में मैंने भी पढ़ा है। चाहे धूप में सुखाई हो या भट्टी में पकाई हो, उनका एक फिक्स्ड रेशो था, लंबाई चौड़ाई से दुगनी और मोटाई से 4 गुनी, मतलब 4.2.1 का अनुपात। और कमाल ये है कि ये एक जैसी ईंटें जम्मू से लेकर गुजरात तक हर हड़प्पाई साइट पर मिली हैं। हर जगह। ये तो जबरदस्त मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। बिल्कुल, ये उनके संगठन और शायद किसी केंद्रीय अथॉरिटी की तरफ इशारा करता है। और नालियों का सिस्टम, उसे तो बहुत यूनिक बताया जाता है। वो वाकई लाजवाब है। सड़कें और गलियां एकदम सीधी एक ग्रिड पैटर्न पर बनी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और लगता यह है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई, फिर उनके अगल बगल घर बनाए। हाँ, मतलब पहले सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर घर। हाँ, कुछ ऐसा ही। घरों का गंदा पानी छोटी नालियों से बहकर सड़क की मुख्य नालियों में जाता था। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी थीं और उन्हें ऊपर से ढका भी जाता था, शायद सफाई के लिए हटाने लायक ईंटों या पत्थरों से। ये तो बहुत एडवांस सोच है। बिल्कुल। और ये सिस्टम सिर्फ मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में नहीं, लोथल जैसी छोटी बस्तियों में भी मिला है। ये उनकी साफ सफाई और प्लानिंग पर कितना जोर था, ये दिखाता है। अच्छा, घरों के अंदर की जिंदगी कैसी थी? मोहनजोदड़ो के निचले शहर में जो घर मिले हैं, वो ज्यादातर आंगन केंद्रित होते थे, मतलब बीच में आंगन और चारों तरफ कमरे। आंगन का क्या काम रहा होगा? लगता है आंगन ही खाना पकाने, कटाई करने जैसी रोजमर्रा की एक्टिविटीज का सेंटर था, खासकर गर्म मौसम में। और एक और दिलचस्प बात, वो अपनी प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते थे। कैसे? नीचे की मंजिल की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थीं, और मेन गेट ऐसा होता था कि उससे सीधे अंदर आंगन में नहीं झांका जा सकता था। अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं था। और बाथरूम वगैरह? हर घर में अपना ईंटों का बना बाथरूम होता था। उसकी नाली दीवार के सहारे बाहर सड़क की नाली से जुड़ जाती थी। कुछ घरों में तो ऊपर की मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। छत पर भी जाते थे? हाँ, लगता तो है। और कुएं, मोहनजोदाड़ो में अंदाजा है कि कोई 700 के करीब कुएं थे। कई कुएं तो ऐसे कमरों में थे जहां बाहर सड़क से भी आसानी से आया जा सकता था, शायद राहगीरों के पानी पीने के लिए। क्या बात है, बहुत सोचा समझा इंतजाम। और वो जो ऊंचाई पर बना दुर्ग था, वहाँ क्या था? वहाँ शायद सार्वजनिक इस्तेमाल की बड़ी इमारतें थीं, पब्लिक बिल्डिंग्स। जैसे एक विशाल स्ट्रक्चर मिला है जिसे मालगोदाम या वेयर हाउस कहा जाता है। उसका निचला हिस्सा तो ईंटों का बचा है, ऊपर शायद लकड़ी का रहा होगा जो अब नहीं है। और वो बड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा? हाँ, वो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ, वो सबसे मशहूर है। एक बड़ा आयताकार तालाब जैसा जिसके चारों ओर गलियारा था, और तालाब में उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां थीं। इसे वाटर टाइट बनाने के लिए किनारों पर जिप्सम का इस्तेमाल किया गया था। पानी कहाँ से आता था? पास के कमरों में से एक में एक बड़ा कुआं था, शायद उसी से पानी आता था। और गंदे पानी को निकालने का भी इंतजाम था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान, किसी रिचुअल बाथिंग के लिए होता होगा। अच्छा, अब समाज पर आते हैं। क्या सब लोग एक जैसे थे या अमीर गरीब का फर्क था? आर्कियोलॉजिस्ट्स ये कैसे पता लगाते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। वो मुख्य तौर पर 2 चीजें देखते हैं, एक तो कब्रें, मतलब बरियल्स, और दूसरा लोग किस तरह की चीजें इस्तेमाल करते थे। कब्रों से कैसे पता चलता है? देखिए, ज्यादातर लोगों को तो गड्ढों में दफनाया जाता था। कुछ कब्रों की बनावट थोड़ी अलग है, कहीं कहीं ईंटें भी लगी मिली हैं, पर इससे बहुत साफ तौर पर सामाजिक फर्क पता चलता है, ये कहना मुश्किल है। क्या कब्रों में कुछ सामान भी रखते थे मरने वाले के साथ? हाँ, कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और गहने मिले हैं। शायद वो मानते थे कि मरने के बाद भी इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। औरतों और मर्दों दोनों की कब्रों से गहने मिले हैं, जैसे शंख के छल्ले, जैस्पर के मनके, तांबे के आईने। लेकिन मिस्र के पिरामिडों जैसा नहीं, जहां राजाओं के साथ खजाना दफनाते थे। नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं। यहाँ बहुत ज्यादा कीमती चीजें दफनाने का रिवाज नहीं लगता। और चीजों से कैसे फर्क पता चलता है? आपने कहा इस्तेमाल की चीजें। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट्स चीजों को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक उपयोगी यानी यूटिलिटेरियन, और दूसरी विलास यानी लग्जरी। उपयोगी चीजें वो हैं जो रोजमर्रा के काम आती हैं, जैसे पत्थर की चक्कियां, मिट्टी के बर्तन, सुइयां। ये आम तौर पर आसानी से मिलने वाले मटेरियल से बनती थीं,
जैसे पत्थर या मिट्टी, और लगभग हर जगह मिलती हैं। और विलास की वस्तुएं? विलास की वस्तुएं वो होती थीं जो या तो मुश्किल से मिलती हों, महंगी हों, या जिन्हें बनाने की तकनीक कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे फेयॉन्स, ये एक तरह का मटेरियल होता था जिसे रेत, रंग और किसी चिपकाने वाले पदार्थ को मिलाकर फिर पकाकर बनाया जाता था। इससे छोटे छोटे बर्तन बनते थे, जैसे परफ्यूम की बोतलें वगैरह। ये शायद कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना आसान नहीं था। तो ये फियोन्स वगैरह कहाँ मिलते थे ज्यादा? यहीं पर सामाजिक फर्क का अंदाजा लगता है। फयोन्स के बर्तन या सोना, जो वैसे बहुत कम मिला है और अक्सर जमीन में गड़ा हुआ खजाने की तरह, मतलब संचयों में मिला है, ये सब चीजें ज्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में ही मिली है। छोटी बस्तियों में ये ना के बराबर है। तो इससे लगता है कि बड़े शहरों में शायद ज्यादा अमीर या पावरफुल लोग रहते थे। हाँ, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। आपने चीजें बनाने की बात की, क्राफ्ट्स प्रोडक्शन। स्रोत में चन्हू-दड़ो का जिक्र है, वो जगह क्यों खास है? चन्हू-दड़ो एक छोटी सी बस्ती थी, मोहनजोदड़ो से काफी छोटी, 7 हेक्टेयर के करीब। लेकिन लगता है ये पूरी तरह से क्राफ्ट यानी चीजें बनाने के काम में ही लगी हुई थी। यहाँ मनके बनाना, शंख काटना, धातु का काम, मोहरे बनाना, वजन के बाट बनाना, ये सब होता था। मनके बनाना, बीड मेकिंग, उसमें क्या खास था? वो इसमें कमाल के थे। बहुत तरह के मटेरियल यूज करते थे। पत्थर में लाल रंग का कार्नीलियन, जैस्पर, क्रिस्टल यानी स्फटिक, स्टीएटाइट यानी सिलखड़ी जो काफी नरम होता है, धातु में तांबा, कांसा, सोना। इनके अलावा शंख, फयोन्स, पकी मिट्टी, सबसे मन के बनाते थे। और डिजाइन? अलग अलग आकार के, डिस्क जैसे, बेलन जैसे, गोल, ढोलक जैसे। कुछ पर तो खुदाई करके या पेंट करके डिजाइन भी बनाते थे। सेलखड़ी जैसे नरम पत्थर का तो पाउडर बनाकर उसे पेस्ट बनाकर सांचे में डालकर मुश्किल डिजाइन भी बना लेते थे। इनकी तकनीक बहुत विकसित थी। तो क्या ये चीजें बनाने के खास सेंटर्स थे? मतलब कुछ जगहों पर कुछ खास चीजें बनती थी? हाँ, ऐसा लगता है। जैसे नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों बस्तियां समुद्र के किनारे थीं, तो वहां शंख की चीजें ज्यादा बनती थीं। चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी का सामान। फिर ये तैयार माल शायद बड़े शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक भेजा जाता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि किसी जगह पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था? वो देखते हैं कि वहाँ कच्चा माल मिल रहा है या नहीं, बनाने के औजार मिल रहे हैं या नहीं, अधूरी बनी चीजें, बनाने में खराब हुई चीजें, और सबसे जरूरी, बनाने के बाद फेंका गया कचरा, मतलब वेस्ट मटेरियल। ये कचरा बहुत काम का सुराग होता है। जैसे अगर कहीं शंख काटने के टुकड़े मिल रहे हैं तो पता चलता है कि वहाँ शंख का काम होता था। अच्छा। पर ये सारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल आता कहाँ से था? क्या दूर दूर से लाते थे? हाँ, कुछ तो वहीं मिल जाता था जैसे मिट्टी, पर पत्थर, लकड़ी, धातु, ये सब बाहर से मंगानी पड़ती थी। इसके लिए शायद वो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। हमें मिट्टी की खिलौना गाड़ियां मिली हैं, और नदियों या समुद्री रास्तों का भी इस्तेमाल होता होगा। क्या उन्होंने रॉ मटेरियल मिलने वाली जगहों के पास अपनी बस्तियां भी बसाईं, मतलब आउटपोस्ट्स? बिल्कुल। जैसे अफगानिस्तान में शोरतुगाई नाम की जगह है, वो लाजवर्द मणि यानी लैपिस लजूली, जो नीले रंग का कीमती पत्थर होता है, उसके सोर्स के बहुत पास थी। या गुजरात में लोथल, जो कार्नियन, सेलखड़ी और शायद तांबे के स्रोतों के नजदीक था। और राजस्थान का खेतड़ी इलाका, वो तो तांबे के लिए मशहूर है। हाँ, लगता है वो खेतरी इलाके से तांबा मंगाते थे और दक्षिण भारत से सोना। इन इलाकों में मिली हड़प्पाई चीजें और वहां मिली इन धातुओं की चीजें, ये सब इस लेन देन का सबूत है। वो बाकायदा अभियान भेजकर भी चीजें लाते थे। क्या भारत के बाहर भी उनके संपर्क थे, ट्रेड लिंक्स? हाँ, बिल्कुल थे। ऐसा लगता है कि तांबा शायद ओमान से भी आता था। ओमान आज का देश है अरब पेनिनसुला में। इसका क्या सबूत है? एक तो ये कि ओमान और हड़प्पा दोनों जगह मिले तांबे की चीजों का केमिकल एनालिसिस करने पर उनमें निकल धातु के अंश पाए गए हैं। ये इशारा करता है कि शायद दोनों जगह का तांबा एक ही सोर्स से आ रहा था। दूसरे, ओमान में एक खास किस्म का बड़ा हड़प्पाई मर्तबान मिला है जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ी है। शायद हड़प्पाई लोग इसमें कुछ भरकर ओमान भेजते थे और बदले में तांबा लाते थे। और मेसोपोटामिया, आज का इराक। हाँ, मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में, जो करीब 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के हैं, उनमें दिलमुन, जो शायद बहरीन का टापू था,
मगान, जो शायद ओमान के लिए नाम था, और मेलुहा, इन जगहों से व्यापार का जिक्र है। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मेलुहा हड़प्पाई इलाके का ही नाम था। अच्छा, तो मेसोपोटामिया के लोग इन्हें मेलुहा कहते थे। हाँ, और उन लेखों में लिखा है कि मेलुहा से कार्नीलियन, लाजवर्द, तांबा, सोना और अलग-अलग तरह की लकड़ियां मेसोपोटामिया आती थीं। एक मिथक में तो मेलुहा को नाविकों का देश भी कहा गया है, और हमें हड़प्पाई मोहरों पर जहाज और नाव के चित्र भी मिलते हैं। तो ये मोहरें और लिपि इन पर वापस आते हैं। मोहरों का इस्तेमाल कैसे होता था? आपने बताया गारंटी और पहचान के लिए। हाँ, खासकर लंबी दूरी के व्यापार में। सोचिए, एक बोरी में सामान भरकर उसे रस्सी से बांधा, फिर रस्सी की गांठ पर गीली मिट्टी लगाई और उस पर अपनी मोहर दबा दी। मिट्टी सूखकर सख्त हो गई, उस पर मोहर की छाप बन गई। इसे मुद्रांकन या सीलिंग कहते हैं। तो इससे क्या होता था? अगर सामान डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर ये मिट्टी की छाप टूटी हुई नहीं है, तो इसका मतलब कि रास्ते में किसी ने सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की। और छाप पर बने निशान या लिपि से ये भी पता चल जाता था कि सामान किसने भेजा है। तो ये एक तरह की सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन का तरीका था। और वो रहस्यमयी लिपि, कोई क्लू मिला है कि क्या लिखा है? दुर्भाग्य से अब तक नहीं। ये लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें चिन्ह बहुत ज्यादा हैं, करीब 350 से 400। इसलिए ये वर्णमाला वाली लिपि नहीं है जिसमें हर आवाज के लिए एक अक्षर हो। ये शायद चित्रात्मक या शब्दांश वाली हो। किधर से किधर लिखी जाती थी? ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं तरफ जगह ज्यादा है और बाईं तरफ कम, जैसे लिखते लिखते जगह खत्म हो गई हो। और ये मिली कहाँ है? ये मोहरों पर तो मिली ही है, तांबे के औजारों पर, मर्तबानों के किनारों पर, तांबे और मिट्टी की छोटी पट्टिकाओं पर, गहनों पर, और यहाँ तक कि धौलावीरा में एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड जैसा मिला है लकड़ी का, जिस पर सफेद जिप्सम से ये अक्षर बने थे। हाँ, वो शायद किसी गेट के ऊपर लगा रहा होगा। लेकिन मतलब क्या है ये पता नहीं। नहीं, मतलब अब भी एक पहेली है, और ये भी नहीं पता कि उस समय कितने लोग पढ़ लिख सकते थे। व्यापार की बात चल रही थी, तो वजन तोलने का क्या सिस्टम था? बाट वगैरह? हाँ, उनका बाटों का सिस्टम बड़ा सटीक और यूनिफॉर्म था, मतलब मानकीकृत। बाट आमतौर पर चर्ट नाम के एक पत्थर से बने होते थे, क्यूबिकल शेप के, घनाकार, और उन पर कोई निशान नहीं होता था। वजन कैसे तय होता था? उनका सिस्टम बड़ा दिलचस्प था। नीचे के जो छोटे बाट थे वो बाइनरी सिस्टम पर आधारित थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और ऐसे ही 12,800 तक। और जो ऊपर के बड़े बाट थे वो डेसिमल यानी दशमलव प्रणाली को फॉलो करते थे, जिसमें 10, 100, 1000 का हिसाब होता है। बाइनरी और डेसिमल दोनों? ये बाटों की एकरूपता भी उनके व्यापार और शायद किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी की ओर इशारा करती है। इतना सब कुछ इतना मुनज्जम था, शहर, व्यापार, बाट, ईंटें, इसे चलाता कौन था? कौन था शासक? कोई राजा था, कोई सरकार? ये हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका कोई सीधा आसान जवाब नहीं है। मोहनजोदड़ो में एक बड़ी इमारत मिली है, जिसे कुछ लोग महल या पैलेस मानते हैं, पर उसमें ऐसी कोई खास चीज नहीं मिली जिससे लगे कि वहां कोई राजा रहता था। और वो मूर्ति, प्रीस्ट किंग वाली? हाँ, एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा या प्रीस्ट किंग कहा जाता है, पर यह नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि मेसोपोटामिया में ऐसे पुरोहित राजा होते थे, और ये मूर्ति थोड़ी वैसी दिखती है। ये पक्का नहीं है कि वो सच में राजा था या पुरोहित या दोनों, या उसके पास कोई राजनैतिक ताकत थी भी या नहीं। तो फिर क्या संभावना है? देखिए, अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ मानते हैं कि हड़प्पा समाज में कोई शासक था ही नहीं, सब लोग बराबर थे, स्टेटस में ज्यादा फर्क नहीं था। क्या ऐसा मुमकिन है, इतने बड़े इलाके में बिना शासक के? कहना मुश्किल है। दूसरी राय यह है कि कोई एक शासक नहीं था बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदाड़ो का अपना राजा, हड़प्पा का अपना, और बाकी शहरों के अपने अपने। और तीसरी राय? तीसरी राय यह है कि ये एक ही राज्य था, एक सिंगल स्टेट, क्योंकि पूरी सभ्यता में, जैसा हमने देखा, चीजों में जबरदस्त समानता है। बस्तियों की प्लानिंग, ईंटों का साइज, मोहरें, बाट, ये सब इतनी यूनिफॉर्मिटी शायद किसी एक केंद्रीय व्यवस्था की वजह से ही हो सकती है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि शायद कोई सामुदायिक या ग्रुप में मिलकर शासन करने वाली प्रणाली रही हो, पर पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो वाकई एक पहेली है। अच्छा, फिर ये इतनी महान सभ्यता, इतनी विकसित, ये खत्म कैसे हो गई? डिक्लाइन कैसे हुआ? 1800 ईसा पूर्व के आसपास
हम देखते हैं कि चोलस्तान जैसे इलाकों में ज्यादातर विकसित हड़प्पा स्थल खाली हो गए थे। लोग गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी यूपी जैसे नए इलाकों में जाकर बसने लगे। मतलब बड़े शहर उजड़ने लगे। हाँ, मोहनजोदारो जैसे शहर खाली होने लगे और इसके बाद के दौर में, जिसे उत्तर हड़प्पा या लेट हड़प्पन कहते हैं, उसमें भौतिक संस्कृति में, मतलब लोगों के रहन सहन और चीजों में काफी बदलाव आ गया। वो जो खास बाट थे, मोहरें थीं, खास तरह के मनके थे, वो बनने बंद हो गए। लिखाई का इस्तेमाल बंद हो गया, लंबी दूरी का व्यापार खत्म हो गया, शिल्प की विशेषज्ञता भी कम हो गई। और रहने के तरीके में घर बनाने की तकनीक गिर गई, बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स बननी बंद हो गईं। कुल मिलाकर शहरी जीवन खत्म हो गया और जीवन शैली ज्यादा ग्रामीण, रूरल हो गई। पर हुआ क्या था? वजह क्या थी इस पतन की? इसके लिए कई कारण बताए जाते हैं। कोई एक कारण शायद पूरी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था। जैसे क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव, जंगलों की बहुत ज्यादा कटाई, बहुत ज्यादा बाढ़ आना, नदियों का सूख जाना या अपना रास्ता बदल लेना, जमीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई हो। तो इनमें से कौन सा कारण सबसे अहम था? शायद ये सब कारण अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पे असर डाल रहे थे, लेकिन लगता ये है कि इन सब वजहों से वो एकीकरण करने वाली ताकत, वो इंटीग्रेटिंग एलिमेंट, चाहे वो हड़प्पाई राज्य था या कोई और सिस्टम, वो कमजोर पड़ गया और खत्म हो गया। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों और बर्तनों का गायब होना, बाटों की जगह लोकल वजन का इस्तेमाल शुरू होना, शहरों का उजड़ना, ये सब शायद उसी केंद्रीय व्यवस्था के टूटने की तरफ इशारा करते हैं। क्या किसी बाहरी हमले, आक्रमण की भी बात होती है? आर्यों के आक्रमण की थियरी? हाँ, शुरुआत में ये थ्योरी काफी पॉपुलर थी। 1946 में R.E.M. व्हीलर, जो तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने मोहनजोदारो में मिले कुछ कंकालों और ऋग्वेद में किलों के देवता इंद्र, पुरंदर के जिक्र को जोड़कर ये कहा था कि आर्यों ने आक्रमण करके हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया। लेकिन क्या ये थ्योरी अब भी मानी जाती है? नहीं, अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे नहीं मानते। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि जिन कंकालों के आधार पर यह कहा गया था, वो शहर के अलग अलग हिस्सों से मिले थे और जरूरी नहीं कि एक ही समय के हों। और शहर के आखिरी दौर में कहीं भी किसी बड़े हमले, लड़ाई या नरसंहार के पुख्ता सबूत नहीं मिलते। तो आक्रमण वाली थ्योरी अब काफी हद तक खारिज हो चुकी है। हाँ, ये समझना जरूरी है। अच्छा, हाल में राखीगढ़ी से कुछ नई जानकारी आई है, डीएनए स्टडी की बात हुई है, उसका क्या महत्व है? राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है और अब तक खोजे गए हड़प्पा शहरों में शायद सबसे बड़ा है, वहां मिले कंकालों के डीएनए विश्लेषण से बहुत ही अहम बातें पता चली हैं। क्या पता चला है? सबसे बड़ी बात तो ये पता चली है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसी जमीन के मूल निवासी थे। उनकी जेनेटिक जड़ें इसी इलाके में हजारों साल पुरानी हैं, शायद 10,000 ईसा पूर्व तक जाती हैं। और आज के दक्षिण एशिया की ज्यादातर आबादी आनुवांशिक रूप से उन्हीं की वंशज है। बाहर से मिश्रण नहीं हुआ? बाहर के ग्रुप से, जैसे ईरान के खेती हरों या स्टेपीज के चरवाहों से, कुछ जीन्स का मिश्रण बाद में हुआ, पर वो उतना ज्यादा नहीं है जितना पहले सोचा जाता था। ये शोध दिखाता है कि यहाँ हजारों सालों से आबादी और संस्कृति में एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी रही है। तो इसका मतलब जो आर्य बाहर से आए और हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया वाली थ्योरी थी, उसको ये डीएनए स्टडी सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल, ये स्टडी उस थ्योरी को बहुत कमजोर करती है। ये एक तरह से इंडिजिनस डेवलपमेंट और कंटिन्यूटी की बात करती है। और एक और मजेदार बात, कंकालों के आधार पर जब उनके चेहरे रिकंस्ट्रक्ट किए गए, तो वो आज के हरियाणा और आसपास के लोगों से काफी मिलते जुलते हैं। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। अच्छा, ये भी जानना रोचक है कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है, वो शुरुआत में इसे क्यों नहीं पहचान पाए थे? हाँ, ये एक दिलचस्प कहानी है। कनिंघम 19वीं सदी में काम कर रहे थे और उनका मुख्य ध्यान ऐतिहासिक काल, मतलब लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद के समय पर था। वो पुराने बौद्ध मठों और शहरों को ढूंढ रहे थे, खासकर उन जगहों को जिनका जिक्र चीनी यात्रियों जैसे ह्वेनत्सांग ने किया था। तो हड़प्पा उनके इस फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठा। ये कितनी पुरानी है और किस सभ्यता की है?
वो सोच भी नहीं सकते थे कि भारत में इतिहास गंगा घाटी के शहरों से भी इतना पहले शुरू हो सकता है। वो मोहर उनके तय टाइम फ्रेम में कहीं फिट ही नहीं हुई, तो उन्होंने उसे शायद कोई बाहरी चीज मान लिया। तो फिर इसे ठीक से पहचाना किसने? जॉन मार्शल ने। हाँ। 20वीं सदी की शुरुआत में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में इसी तरह की पुरानी मोहरें और खंडर खोजे, तब जॉन मार्शल, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इन दोनों जगहों की खोजों में समानता देखी और 1924 में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई प्राचीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। ये भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन आपने बताया कि मार्शल की खुदाई के तरीके में कुछ दिक्कत थी। हाँ, मार्शल पेशेवर आर्कियोलॉजिस्ट थे और भारत में काम करने का उनका अनुभव भी था। वो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों में रुचि रखते थे, जो अच्छी बात थी, लेकिन उनकी खुदाई का तरीका थोड़ा पुराना था। वो पूरे टीले में एक साथ हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में खुदाई करवाते थे, भले ही मिट्टी की परतें कैसी भी हों। कि बैफलिंग। इससे क्या नुकसान हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि मिट्टी की अलग अलग परतें, जिन्हें स्तर विन्यास या स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं, उनका ध्यान नहीं रखा गया। हर परत एक अलग टाइम पीरियड को दिखाती है। जब आप परतों का ध्यान रखे बिना खुदाई करते हैं तो अलग अलग समय की चीजें आपस में मिल जाती हैं। इससे हमें ये ठीक से पता नहीं चल पाता कि कौन सी चीज कब की है और बहुत सी कीमती जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है। तो सही तरीका क्या था? सही तरीका, जिसे बाद में व्हीलर जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अपनाया, वो था स्तर विन्यास के अनुसार खुदाई करना। मतलब मिट्टी की परतों को पहचानना और हर परत से मिली चीजों को अलग अलग रिकॉर्ड करना। इससे चीजों का क्रम और समय ज्यादा सही पता चलता है। वाकई अतीत को समझना, उसे खोद कर निकालना कितना मुश्किल काम है, खासकर जब उनकी लिखी हुई चीजें हम पढ़ ही नहीं सकते। हाँ, बहुत मुश्किल। हमें सिर्फ बची हुई भौतिक चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। बर्तन, औजार, गहने, इमारतों के खंडहर। ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजें जैसे कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, वो तो समय के साथ सड़ गल जाती हैं, सिवाय खास परिस्थितियों के। और जो चीजें मिलती हैं उनका मतलब निकालना, वो भी एक चुनौती है। पहले तो चीजों को क्लासिफाई करना पड़ता है, ये औजार है या गहना है या बर्तन है। फिर सोचना पड़ता है कि ये किस काम आता था। अक्सर हम आज की चीजों से तुलना करते हैं या फिर ये देखते हैं कि वो चीज मिली कहाँ है, क्या वो घर में मिली या नाली में या किसी कब्र में। इससे उसके इस्तेमाल का अंदाजा लग सकता है। और धर्म या उनकी मान्यताओं के बारे में अंदाजा लगाना, वो तो और भी मुश्किल होता होगा। वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं अक्सर चीजों से सीधे पता नहीं चलती। आर्कियोलॉजिस्ट्स आमतौर पर उन चीजों को धार्मिक महत्व का मान लेते हैं जो थोड़ी असामान्य लगती हैं या अनोखी होती हैं। जैसे वो औरतों की मिट्टी की मूर्तियां जो भारी गहनों से लदी हैं, उन्हें मातृ देवी या मदर गॉडेस मान लिया जाता है। या वो पत्थर की मूर्ति जिसे पुरोहित राजा कहते हैं। विशाल स्नानागार को किसी खास अनुष्ठान से जोड़ा जाता है। कालीबंगन और लोथल में मिली कुछ वेदियां या फायर ऑल्टर्स को यज्ञ से जोड़ा जाता है। और मोहरों पर बने चित्र? हाँ, मोहरों पर बने कुछ दृश्य भी धार्मिक माने जाते हैं। जैसे एक सींग वाला जानवर जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, वो बहुत आम है। या एक योगी जैसी मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति की आकृति जिसके चारों ओर जानवर बने हैं, उसे कुछ लोग शिव का शुरुआती रूप, आद्य शिव या प्रोटो शिवा मानते हैं। पेड़ों की पूजा के भी संकेत मिलते हैं। पर ये सब तो अंदाजे ही है ना? बिल्कुल, ये सब व्याख्याएं हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं। हम अक्सर बाद की हिंदू या दूसरी धार्मिक परंपराओं से समानताएं ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना कहते हैं। पर यह तरीका खासकर धर्म के मामले में भ्रामक भी हो सकता है। उनका मतलब कुछ और ही रहा हो। जैसे जिस आदि शिव की बात होती है, उसका चित्रण ऋग्वेद में बताए गए देवता रुद्र से पूरी तरह मेल नहीं खाता। तो क्या वो शिव थे या कोई और शमन थे, कहना मुश्किल है। तो कुल मिला के हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही प्रभावशाली, विकसित और कुछ हद तक रहस्यमयी समाज था। उनके योजनाबद्ध शहर, एक जैसे बाट और ईंटें, दूर दूर तक फैला व्यापार और उनका क्राफ्ट्समैनशिप, ये सब वाकई कमाल का है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि उनकी लिपि हमारे लिए अब भी एक पहेली बनी हुई है, लेकिन खुदाई से मिले सबूत हमें उनके जीवन, उनके समाज, उनकी अर्थव्यवस्था और शायद उनकी कुछ मान्यताओं की एक काफी अच्छी झलक देते हैं।
और जैसा हमने राखी गढ़ी के डीएनए स्टडी के उदाहरण से देखा, नई खोजें और नई तकनीकें लगातार हमारी समझ को और बेहतर बना रही हैं और ये दिखा रही हैं कि इस प्राचीन संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी और कितनी निरंतर थीं। ये सोचने कितना रोमांचक है कि कैसे इतने बड़े इलाके में इतने लंबे समय तक इतनी समानता कायम रही। क्या कोई एक मजबूत केंद्रीय सत्ता थी जो ये सब कंट्रोल कर रही थी, या ये अलग अलग स्वतंत्र केंद्रों का एक ढीला ढाला नेटवर्क था जो आपस में जुड़े हुए थे? और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हम कभी उनकी लिपि को डिकोड कर पाएं, उसे पढ़ पाएं, तो हमें उनकी दुनिया, उनके विश्वासों, उनके समाज के बारे में और क्या-क्या पता चलेगा। हाँ, ये एक ऐसी पहेली है जिसके कई जवाब शायद अभी भी जमीन में ही दफन है और भविष्य की खोजों का इंतजार कर रहे हैं। हर नई खोज एक नया सवाल खड़ा कर देती है।